हैलो एल्केन्स हैलो अरीन्स चैप्टर है हमारा। देखो हैलो एल्केन्स क्या होते हैं। हैलो एल्केन्स में जो हमारे एल्केन्स कंपाउंड होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड, यहां से हाइड्रोजन को अगर हैलोजन से रिप्लेस करें तो हमारे पास जो एक कैटेगरी बनती है कंपाउंड्स की, उनको हम कहते हैं हैलो एल्केन्स। इनको हम सिंपली एल्काइल हैलाइड भी कहते हैं। इसी तरह से हैलो अरीन्स की अगर हम बात करें तो जो अरीन्स होते हैं, अरीन्स मतलब एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, उनसे हाइड्रोजन को रिप्लेस करना है हैलोजन की हेल्प से, तो जो सीरीज बनती है, जो कंपाउंड्स बनते हैं, जो कैटेगरी बनती है कंपाउंड्स की, उनको हैलोअरीन या एराइल हैलाइड्स हम कहते हैं। एग्जांपल आप देख लो, देखो एल्केन, जैसे हमारे पास CH4 है, CH4 से एक हाइड्रोजन को हमने Cl की हेल्प से रिप्लेस किया तो हमारे पास कंपाउंड आया CH3Cl, जिसको हम कहते हैं क्लोरोमीथेन। ये एक होमोलोगस सीरीज बन गई, ये एक कैटेगरी बन गई कंपाउंड्स की। दूसरा, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से हमारे पास एक कंपाउंड है बेंजीन, C6H6। यहां एक हाइड्रोजन को क्लोरीन की हेल्प से हम रिप्लेस करते हैं, सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो जो कंपाउंड बनता है हमारे पास वो होता है क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन हमारा हैलोअरीन्स वाली कैटेगरी में आता है। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि भाई हमारे हैलो एल्केन्स या अल्काइल हैलाइड, हैलोअरीन्स या एराइल हैलाइड्स क्या होते हैं। क्लासिफिकेशन अगर बात करें तो मोनोहैलो कंपाउंड्स हमारे पास होते हैं। मोनोहैलो कंपाउंड से मतलब है कि हमारे कंपाउंड में एक ही हैलोजन ग्रुप प्रेजेंट है। फॉर एग्जांपल CH3X, देखो सिंगल हैलोजन ग्रुप प्रेजेंट है, CH3CH2X, और यहां बेंजीन रिंग के साथ X एक जो ग्रुप है हैलोजन वो प्रेजेंट है। डाईहैलो कंपाउंड्स में अगर हम देखें तो डाईहैलो कंपाउंड्स में दो हैलोजन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये दो हैलोजन है, ये दो हैलोजन है। अब यहां पे आप ध्यान से देखोगे तो आपको समझ आएगा कि यहां पे जो हैलोजन एटम प्रेजेंट है दो, वो एडजेसेंट कार्बन एटम पे प्रेजेंट है। तो ऐसे डाईहैलो कंपाउंड्स को विसिनल डाईहैलाइड हम कहते हैं, और विसिनल को इन शॉर्ट VIC लिखते हैं। अगर हमारे दोनों हैलोजन सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, एक ही कार्बन एटम पे प्रेजेंट है, देखो यहां एक ही कार्बन एटम है ये, तो इसको हम कहेंगे जेमिनल डाईहैलाइड, इन शॉर्ट इसको GEM हम कहते हैं। ठीक है, डाईहैलो कंपाउंड्स। ट्राईहैलो कंपाउंड्स की अगर हम बात करें तो यहां पे तीन हैलोजन एटम्स प्रेजेंट होंगे, ये आप देख सकते हैं बेंजीन रिंग पे तीन हैलोजन एटम जो है यहां प्रेजेंट है, और ये हमारा एलिफेटिक कार्बन चेन है जिसपे हमारे तीन हैलोजन एटम प्रेजेंट है। ये हमारे ट्राईहैलो कंपाउंड्स होते हैं। मोनोहैलो कंपाउंड्स को फर्दर क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। तो ऐसे कंपाउंड्स जिनमें कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा, उस कार्बन का जिस कार्बन के साथ हैलोजन डायरेक्टली अटैच्ड है, तो इसको हम एल्काइल हैलाइड्स में, और एल्काइल हैलाइड्स हमारे पास देखो होते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। प्राइमरी में जिस कार्बन से हैलोजन अटैच्ड है वो केवल एक एल्काइल ग्रुप से अटैच होगा। जिस कार्बन से हैलोजन अटैच्ड है अगर वो दो एल्काइल ग्रुप से अटैच्ड है तो सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड होगा, और अगर इस कार्बन से तीन एल्काइल ग्रुप अटैच्ड हैं, डायरेक्टली अटैच्ड हैं, तो ये टर्सरी एल्काइल हैलाइड्स कहे जाते हैं। एलाइलिक हैलाइड्स, एलाइलिक हैलाइड्स में जिस कार्बन से हैलोजन अटैच्ड है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा, यहां भी आप देख सकते हैं, लेकिन ये कार्बन डायरेक्टली अटैच्ड है डबली बॉन्डेड कार्बन एटम के साथ, ये आप देख सकते हैं यहां पे। तो इस तरह के जो हैलाइड्स होते हैं, मतलब जो कंपाउंड्स होते हैं, उनको एलाइलिक हैलाइड्स हम कहते हैं। ये रिंग में भी होता है, रिंग में भी आप देख सकते हैं ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है और डबली बॉन्डेड कार्बन एटम के साथ डायरेक्टली अटैच्ड है, तो ये भी हमारा एलाइलिक हैलाइड्स की कैटेगरी में आएगा। बेंजाइलिक हैलाइड्स, बेंजाइलिक हैलाइड्स में जो कार्बन हैलोजन से अटैच्ड है दैट शुड बी sp3 हाइब्रिडाइज्ड, बट ये डायरेक्टली बेंजीन रिंग के साथ अटैच होना चाहिए। ठीक है, अगर इस तरह का सिस्टम आपके पास बनता है तो उनको हम कहते हैं बेंजाइलिक हैलाइड्स। समझ आ गई बात। कंपाउंड्स जिनमें कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज होगा और वो कार्बन जिससे हैलोजन डायरेक्टली अटैच्ड है, तो विनाइलिक हैलाइड्स वाली कैटेगरी बनती है, एराइल हैलाइड्स वाली कैटेगरी बनती है। विनाइलिक हैलाइड्स यानी कि कार्बन डबली बॉन्डेड होना चाहिए जिस कार्बन से आपका हैलोजन अटैच्ड है, तो आपका विनाइलिक हैलाइड्स वो हो जाएंगे। यहां सिस्टम में देख लो आप, रिंग वाले सिस्टम में, तो यहां पे डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड पे
डबली बॉन्डेड कार्बन एटम पे आपका हैलोजन अटैच्ड है, और जो डबली बॉन्डेड कार्बन एटम्स होते हैं वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं। एराइल हैलाइड की बात करें तो बेटा जो हमारा बेंजीन रिंग होता है, यानी कि एरोमेटिक जो सिस्टम होता है उससे डायरेक्टली आपका हैलोजन अटैच होगा तो एराइल हैलाइड्स वो कहे जाते हैं। इस तरह से होता है इनका क्लासिफिकेशन। अगर हम नॉमेनक्लेचर की बात करें जिसमें हम कॉमन नेम और IUPAC की बात करेंगे तो एक दो एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं। ये हमारे पास एक कंपाउंड है, ये हमारे पास पहला वाला कंपाउंड है CH3 CH2 CH, इस पे Cl है, फिर CH3 है। तो यहां अगर नेमिंग हम करें तो 1 2 3 4, ठीक है, 4 कार्बन एटम्स आपके चेन में प्रेजेंट है। सेकेंड कार्बन पे आपका हैलोजन है, तो यहां पे इस कंपाउंड को लिखेंगे आप 2 क्लोरो, 4 कार्बन एटम की चेन है तो उसको लिखते हैं आप ब्यूटेन, 2 क्लोरो ब्यूटेन। इस कंपाउंड को देखें तो यहां पे देखो ये कंपाउंड बेंजीन रिंग पे अगर आपका CH3 है तो उसको क्या कहते हैं आप, टोलुइन कहते हैं। क्या कहते हैं, टोलुइन कहते हैं। ये टोलुइन हो गया, तो ये इतना टोलुइन हो गया। अब इस पे ये कार्बन हो गया फर्स्ट और ये कार्बन हो गया सेकंड, तो यहां पे हो गया ये 2 क्लोरो टोलुइन। ठीक है बेटा, 2 क्लोरो टोलुइन। और अगर हम इनके कॉमन नेम की बात करें तो कॉमन नेम में देखो ये जो है आपका ये सेकेंडरी कार्बन है, ये सेकेंडरी कार्बन है जिसपे आपका हैलोजन अटैच्ड। अभी मैंने लास्ट टाइम बताया आपको। तो क्यों, क्योंकि इस कार्बन के साथ 2 एल्काइल ग्रुप डायरेक्टली अटैच्ड है। तो ये क्या हो गया हमारा सेकेंडरी कार्बन हो गया। और टोटल कितने कार्बन एटम प्रेजेंट है, 4 कार्बन एटम्स प्रेजेंट है। तो आप देखो ये हो गया सेकेंडरी ब्यूटाइल, और क्लोरीन एज हैलोजन एटम प्रेजेंट है तो सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड इसका कॉमन नेम हो जाता है। इस तरह से IUPAC और कॉमन नेम हम समझ सकते हैं। थोड़ा यहां पे समझ लो आप, 2 क्लोरोटोलुइन है तो जो कॉमन नेम होते हैं उसमें 1 2 3 इस तरह की नंबरिंग तो उतनी वहां चलता है, ऑर्थो मेटा पैरा। तो यहां अगर आप देखोगे तो CH3 ग्रुप के साथ जब ये हैलोजन अटैच्ड है तो ये कौन सी पोजीशन है बेटा, ये ऑर्थो पोजीशन है। ठीक है ना, तो ऑर्थो क्लोरो टोलुइन इसका नाम होगा। ये देखो आप, ऑर्थो क्लोरो टोलुइन, और यहां क्या हुआ था 2 क्लोरो टोलुइन। तो इस तरह से कॉमन नेम और IUPAC नेम हम इनके समझ सकते हैं और इन चीजों को हम कर सकते हैं। इसके बाद आता है नेचर ऑफ CX बॉन्ड। अगर कार्बन हैलोजन बॉन्ड को हम समझेंगे तो आप देखेंगे कि जो हैलोजन एटम है दैट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव टू द कार्बन एटम। ये हैलोजन एटम कार्बन एटम से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो जो बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन पेयर है वो बेटा समवॉट शिफ्ट हो जाता है हैलोजन की साइड। तो हैलोजन पे आ जाता है पार्शियल नेगेटिव चार्ज और कार्बन पे छूट जाता है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। इस तरह से जो बॉन्ड यहां पे प्रेजेंट है कार्बन हैलोजन के बीच उसमें समवॉट पोलर कैरेक्टर आ जाता है, पोलराइज्ड हो जाता है बॉन्ड। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से बॉन्ड क्या हो जाता है, पोलराइज्ड हो जाता है। अच्छा, ये तो बात हुई बॉन्ड का नेचर कैसा हुआ। अब बात करेंगे जो हमारे पास एल्काइल हैलाइड होते हैं उनमें बॉन्ड लेंथ किस तरह से वेरी करती है। तो कार्बन के साथ फ्लोरीन अटैच होता है, कार्बन के साथ क्लोरीन अटैच होता है, कार्बन के साथ ब्रोमीन अटैच होता है, कार्बन के साथ आयोडीन अटैच होता है। अब बेटा साइज जो होते हैं इनके वो डाउन दी ग्रुप क्या होता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। यहां जो डाउन दी ग्रुप है वो साइज क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो साइज इंक्रीज होने की वजह से जो ये बॉन्ड है ये बड़ा, फिर ये बॉन्ड इससे छोटा, और इस तरह से बॉन्ड लेंथ का जो ऑर्डर आता है वो ये वाला ऑर्डर आपका आ जाता है एल्काइल हैलाइड्स में। ठीक है, जब डिफरेंट डिफरेंट हैलोजन एटम्स आपके प्रेजेंट होते हैं। अब बॉन्ड एंथैल्पी भी इसी तरह से चलेगी। जो बॉन्ड शॉर्टर होता है उसको ब्रेक करने के लिए ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है। तो बॉन्ड एंथैल्पी सबसे ज्यादा इसकी होगी क्योंकि यहां बॉन्ड सबसे छोटा है। तो बॉन्ड एंथैल्पी का जो ऑर्डर आएगा बेटा वो आ जाएगा, ये आ जाएगा। सबसे बड़ा बॉन्ड इजीली ब्रेक हो जाता है, यानी कि कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट वहां पे होती है। तो बॉन्ड एंथैल्पी का ऑर्डर ये आपको यहां देखने को मिलेगा। इसके बाद स्टार्ट करते हैं प्रिपरेशन ऑफ हैलो एल्केन्स। देखो सबसे पहले अल्कोहल्स वाला मेथड है, अल्कोहल से स्टार्ट करेंगे, एल्काइल हैलाइड बनाएंगे। देखो आप, ये हमारे पास अल्कोहल रहा, इसकी रिएक्शन HCl के साथ ZnCl2 एनहाइड्रस ZnCl2 यहां पे कैटलिस्ट की तरह काम करता है।
तो रिएक्शन में क्या होता है, जो OH ग्रुप है इस OH ग्रुप को Cl सब्स्टिट्यूट करता है, रिप्लेस करता है, तो यहां पे बना एल्काइल हैलाइड। अब हमें यहां एल्काइल हैलाइड जो बना वो एल्काइल क्लोराइड बनता है, यानी कि क्लोरो एल्केन बनता है। अगर ब्रोमो एल्केन हमको चाहिए तो वहां पे HBr हम नहीं ले सकते, क्योंकि HBr उस तरह से रिएक्शन नहीं देता। ठीक है, तो इसको HBr को हम वहीं रिएक्शन के ड्यूरिंग ही प्रिपेयर करते हैं, NaBr और H2SO4 के मिक्सचर की रिएक्शन करा के। तो अल्कोहल की रिएक्शन हो जाएगी NaBr और H2SO4 के साथ, तो यहां मिलेगा आपको एल्काइल ब्रोमाइड। ठीक है, अल्कोहल की रिएक्शन जब PX3 है ना फॉस्फोरस ट्राइहैलाइड के साथ कराते हैं तो यहां एल्काइल हैलाइड बनता है। अब फॉस्फोरस पेंटाहैलाइड या फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो यहां भी एल्काइल हैलाइड या एल्काइल क्लोराइड बनेगा। आप समझ सकते हैं रिएक्शन को। ठीक है, जो हैलोजन ग्रुप है वो OH ग्रुप दैट इज हाइड्रोक्सिल ग्रुप को यहां से रिप्लेस करता है। अब अगर हमने यहां पे ब्रोमो ग्रुप या आइडो ग्रुप लेके आना है इस हैलोजन की जगह, तो जो देखो PBr3 PI3 ये बहुत ज्यादा स्टेबल कंपाउंड नहीं होते, और जब ये स्टेबल नहीं होते तो इनको हम रिएक्शन में ही बनाते हैं, वहीं यूज हो जाता है। तो किस तरह बनाते हैं, अल्कोहल की रिएक्शन रेड फॉस्फोरस और X2 यानी कि हैलोजन के साथ कराते हैं। यहाँ पे हैलोजन ब्रोमीन या आयोडीन है, ये दोनों रिएक्शन करके PBr3 या PI3 देते हैं और यहाँ हमको मिल जाता है एल्काइल हैलाइड। ठीक है, एक रिएक्शन थाइनिल क्लोराइड के साथ, अल्कोहल की रिएक्शन थाइनिल क्लोराइड के साथ जब कराते हैं एल्काइल हैलाइड मिलता है, एक यहाँ पे प्रोडक्ट मिलता है SO2 और ये दूसरा HCl। ये दोनों कंपाउंड जो होते हैं ये वॉलेटाइल नेचर के होते हैं, गैसेस फॉर्म में होते हैं, ये एस्केप कर जाते हैं, प्योर स्टेट में हमको यहाँ पे कंपाउंड मिलता है। तो इसलिए ये जो रिएक्शन है, ये वाली रिएक्शन थाइनिल क्लोराइड वाली रिएक्शन, ये अच्छी रिएक्शन बेटा मानी जाती है। ठीक है, ये अल्कोहल वाला प्रिपरेशन मेथड हो गया। फिर आता हाइड्रोकार्बन से। हाइड्रोकार्बन में भी हम एल्केन से पहले देखते हैं, एल्केन से किस तरह से हम एल्काइल हैलाइड बनाते हैं। ये मेथड होता है हमारा फ्री रेडिकल हैलोजनेशन। अब फ्री रेडिकल हैलोजनेशन कैसे कराते हैं, देखो एल्केन स्पेशली हमने CH4 लिया, Cl2 की रिएक्शन सनलाइट की प्रेजेंस में कराते हैं, फ्री रेडिकल हैलोजनेशन करा रहे हैं। तो यहां पे हमको मिक्सचर ऑफ एल्काइल हैलाइड्स मिलता है, ये देखो CH3Cl CH2Cl2 CHCl3 CCl4। समझ गए। अब इसकी मैकेनिज्म थोड़ी सी देख लो। जैसे क्लोरीन हमने लिया तो क्लोरीन सनलाइट की प्रेजेंस में होमोलिटिक क्लीवेज यहाँ पे होता है, ठीक है, होमोलिसिस होता है, तो यहाँ पे मिलता है फ्री रेडिकल। ये फ्री रेडिकल CH4 पे अटैक करता है तो यहाँ से एक H फ्री रेडिकल लेता है और HCl बना लेता है। यहाँ मिला हमको मिथाइल फ्री रेडिकल, ये फ्री मिल गया। अब ये मिथाइल फ्री रेडिकल फिर क्लोरीन मॉलिक्यूल के साथ, दूसरे क्लोरीन मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करता है तो ये बनता है CH3Cl। इसी तरह से CH2Cl2 CHCl3 CCl4 जो हमारे फॉर्म होते हैं उनका फॉर्मेशन हम ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिज्म बता सकते हैं। तो ये एल्केन से हम एल्काइल हैलाइड किस तरह से बनाते हैं, ये हमारा मेथड हुआ। फिर हमारे पास आती है एल्कीन। हाइड्रोकार्बन में एल्केन से सीख लिया, अब ये एल्कीन से देखते हैं। अब एल्कीन की जो रिएक्शन कराते हैं वो एल्कीन की रिएक्शन बेटा हाइड्रोजन हैलाइड के साथ कराते हैं, हाइड्रोजन हैलाइड के साथ। तो ये एडिशन रिएक्शन होती है। देखो यहाँ डबली बॉन्डेड कार्बन एटम है ना, दो डबल बॉन्ड पे HBr, एक डबली बॉन्डेड कार्बन एटम पे हाइड्रोजन, दूसरे डबली बॉन्डेड कार्बन एटम ब्रोमीन, ये जुड़ जाता है और यहां बनता है एल्काइल ब्रोमाइड। इसी तरह की रिएक्शन HCl के साथ भी आप दिखा सकते हैं। ठीक है, तो ये एडिशन रिएक्शन है, हाइड्रोजन हैलाइड का एडिशन हम यहां पे कर रहे हैं एल्कीन पे। अब अगर हमारा एल्कीन अनसिमेट्रिकल है, यहां तो सिमेट्रिकल था, अगर अनसिमेट्रिकल है तो HBr के एडिशन के यहां पे दो तरह की पॉसिबिलिटी रहती हैं। देखो Br आपका यहां ध्यान से देखना, यहां जुड़ के यहां ऐड होके प्रोडक्ट दे सकता है, Br आपका यहां जुड़ के प्रोडक्ट दे सकता है। तो यहां देखो दो प्रोडक्ट आपको मिलेंगे, ये जो प्रोडक्ट है ये मेजर है, ये जो प्रोडक्ट है ये माइनर है। अब ये मेजर है माइनर है, इसको हम जो मतलब एक तरह से डिसाइड करते हैं, वो डिसाइड करते हैं मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग। मार्कोनिकॉफ रूल कहता है कि जो हाइड्रोजन हैलाइड है उसका जो नेगेटिव पार्ट है, ये नेगेटिव पार्ट रहेगा। नेगेटिव पार्ट बेटा वहां जुड़ता है डबली बॉन्डेड कार्बन, उस डबली बॉन्डेड कार्बन एटम पे जुड़ता है जहां पे कार्बन एटम्स लेस रहते हैं, कम नंबर में प्रेजेंट रहते हैं। तो ये वाला जो प्रोडक्ट होगा यहाँ पे
मेजर होगा। लेकिन अगर हमको ये प्रोडक्ट ज्यादा अमाउंट में बनाना हो, मेजर का मतलब ज्यादा अमाउंट में बनता है, ये प्रोडक्ट हमने ज्यादा अमाउंट में बनाना हो, तो रिएक्शन की जो मैकेनिज्म उसको चेंज करते हैं। और वो कैसे करते हैं? अनसिमेट्रिकल एल्कीन लिया, HBr का एडिशन करा रहे हैं, लेकिन इस बार HBr और अनसिमेट्रिकल एल्कीन के साथ एक चीज और रखेंगे, और वो होगा हमारा बेंजोइल परऑक्साइड। जब बेंजोइल परऑक्साइड रहता है तो एडिशन मार्कोनिकॉफ रूल के अगेंस्ट होता है, मार्कोनिकॉफ रूल के अगेंस्ट होता है, जिसको हम कहते हैं खराश इफेक्ट, जिसको हम कहते हैं परऑक्साइड इफेक्ट। और हम कहते हैं कि ये एडिशन जो हुआ एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग हुआ है, ठीक है ना, यानी कि मार्कोनिकॉफ रूल के अगेंस्ट एडिशन यहां पे होता है। तो यहां पे इस वाले कार्बन पे हैलोजन जुड़ेगा, यानी कि जिस डबली बॉन्डेड कार्बन एटम पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स ज्यादा होंगे, वो प्रोडक्ट यहां ज्यादा अमाउंट में मिलेगा, यानी कि मेजर होगा। ठीक है, ये दो रिएक्शन आपको समझ आने चाहिए। उसके बाद जो एल्कीन है उस पर Br2 का एडिशन, ठीक है, CCl4 में Br2 को डिजोल्व करके फिर रिएक्शन कराते हैं, एडिशन रिएक्शन होती है। यहां जो Br2 का कलर है रेडिश ब्राउन कलर ऑफ ब्रोमीन, ठीक है, वो डिसअपियर होता है, क्योंकि ब्रोमीन डबली बॉन्डेड जो कार्बन एटम्स होते हैं दोनों पे जुड़ जाता है। ये हमारे लिए जो रिएक्शन है ये हेल्पफुल होती है अनसैचुरेशन को टेस्ट करने के लिए, अनसैचुरेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए। ठीक है, अगर हमको एलाइलिक हैलाइड बनाने हैं तो उसके लिए जो रिएक्शन है बेटा देखो, जो अनसिमेट्रिकल एल्कीन है उसकी रिएक्शन क्लोरीन के साथ हाई टेम्परेचर पे कराते हैं। ठीक है, ये रहा एलाइलिक कार्बन, तो जो हैलोजन है हमारा वो यहां सब्स्टिट्यूट करता हाइड्रोजन को, तो ये बना हमारा एलाइल क्लोराइड। अब ये रिएक्शन दूसरे तरीके से भी हम करा सकते हैं, जिसमें हम लेते हैं NBS। NBS होता है एन ब्रोमोसक्सिनिमाइड। अनसिमेट्रिकल एल्कीन एन ब्रोमोसक्सिनिमाइड के साथ जब रिएक्शन कराते हैं तो यहां पे जो एलाइलिक कार्बन है, ये वाला जो कार्बन है, उस पे सब्स्टिट्यूशन होता है एलाइलिक ब्रोमाइड, यहां पे हमारा प्रोडक्ट मिलता है। तो इस तरह से हम एलाइलिक हैलाइड बना एल्काइल हैलाइड बना सकते हैं फ्रॉम एल्कीन। इसके बाद आता है हमारा हैलोजन एक्सचेंज मेथड, जिसमें दो रिएक्शन है, दोनों रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक रिएक्शन है हमारी फिंकलस्टीन और दूसरी रिएक्शन है हमारी स्वार्ट्ज। इसमें क्या करते हैं देखो, एल्काइल हैलाइड, और एल्काइल हैलाइड में भी एल्काइल क्लोराइड या एल्काइल ब्रोमाइड हमने लेना होता है। कि रिएक्शन फिंकलस्टीन की बात करें, सोडियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन कराते हैं, ठीक, यहां पे एल्काइल आयोडाइड हमको मिलता है। एल्काइल ब्रोमाइड एल्काइल क्लोराइड को एल्काइल आयोडाइड में कन्वर्ट करना होता है, तो तब रिएक्शन कराते हैं फिंकलस्टीन रिएक्शन। ठीक है, एग्जांपल देख लो, CH3Cl NaI, ये CH3I NaCl, CH3Br NaI CH3I NaBr। ठीक है, बात समझ में आ गई। स्वार्ट्ज रिएक्शन में एल्काइल फ्लोराइड हमने बनाने होते हैं। एल्काइल फ्लोराइड एल्काइल क्लोराइड या एल्काइल ब्रोमाइड की रिएक्शन हैवी मेटल ऑफ फ्लोराइड के साथ कराते हैं। एल्काइल फ्लोराइड हमारा प्रोडक्ट होता है। हैवी मेटल के फ्लोराइड कौन से ले सकते हैं हम? AgF ले सकते हैं, COF3 ले सकते हैं, SbF3 ले सकते हैं, मरकरी का फ्लोराइड ले सकते हैं। रिएक्शन देखो आप, CH3Cl के साथ AgF की रिएक्शन करा दी तो मिथाइल फ्लोराइड बन गया, CH3Br की रिएक्शन AgF के साथ करा दी, CH3F यानी कि मिथाइल फ्लोराइड बन गया। इस तरह से आप हैलोजन एक्सचेंज मेथड यूज करके आप आयोडाइड, एल्काइल आयोडाइड या एल्काइल फ्लोराइड बना लेते हैं। बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलोएल्केन्स की, जिसमें मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ हैलोएल्केन्स आर मच हायर देन दोज ऑफ द पेरेंट एल्केन। एल्केन से ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं। उसका रीजन बेटा ये होता है, द एग्जिस्टेंस ऑफ डाइपोल इंटरेक्शन ड्यू टू स्लाइट पोलैरिटी इन हैलोएल्केन्स एनहेंसेस देयर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। क्योंकि एल्केन्स में इस तरह की पोलैरिटी नहीं होती, यहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होने की वजह से ये पोलैरिटी आ जाती है, जिसकी वजह से मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट इनके ज्यादा हो जाते हैं। डेंसिटी की अगर बात करें तो जो क्लोरोएल्केन्स होते हैं ये वाटर से लाइटर होते हैं, वाइल ब्रोमोएल्केन्स एंड आयोडोएल्केन्स आर हैवियर देन वाटर। तो डेंसिटी का ये हमारा ऑर्डर आ जाएगा। सॉल्युबिलिटी की बात करें तो देखो हैलोएल्केन्स पोलर नेचर के हैं,
लेकिन ये जो पोलर नेचर है ये बहुत ही स्लाइट है, बहुत ही कम है। तो देखो, हाउएवर हैलो एल्केन्स आर स्लाइटली पोलर येट दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर। इस पोलैरिटी की वजह से, ये इतनी पोलैरिटी नहीं होती कि हैलो एल्केन्स को वाटर में डिजॉल्व करा दे, ठीक है। दिस इज बिकॉज दे कैन नीदर फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड्स विद वाटर नॉर कैन ब्रेक द हाइड्रोजन बॉन्ड्स ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन वाटर। तो इस पोलैरिटी की वजह से ऐसा नहीं होता कि हाइड्रोजन बॉन्ड बना ले, तो सॉल्युबिलिटी नहीं है, और इतना भी नहीं है इनका कि जो वाटर के अंदर पहले से हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है, एग्जिस्ट करती है, उसको ये ब्रेक कर दें। तो सॉल्युबिलिटी वाटर के अंदर नहीं है। ये जो कंपाउंड है ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिजॉल्व हो जाते हैं, सॉल्युबल हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो सबसे पहले रिएक्शन आते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। इस रिएक्शन में क्या होता है, देखो न्यूक्लियोफाइल जो होता है आपका, ये एल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन करता है, और न्यूक्लियोफाइल क्या करता है, जो हैलोजन है जिसको हम क्या कहते हैं, लिविंग ग्रुप कहते हैं, ये देखो, ठीक है, क्योंकि ये अपनी साइड को छोड़ के जाता है, इसको यहां से रिप्लेस करता है, इसको यहां से हटाता है और उस प्लेस को खुद लेता है। तो इस तरह से ये हो जाती है हमारी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब यहां पे एक छोटी सी बात है लेकिन इंपॉर्टेंट बात है, जिसको हम कहते हैं एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल्स। अब देखो यहां पे एक रिएक्शन देखोगे आप, एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन KNO2 के साथ देखते हैं। तो एल्काइल हैलाइड जब KNO2 के साथ रिएक्शन करता है तो यहां पे बनता है एल्काइल नाइट्राइट, जबकि यहां पे नाइट्राइट आयन प्रेजेंट है। अब एल्काइल हैलाइड AgNO2 के साथ रिएक्शन करता है तो यहां पे बनता है नाइट्रो एल्केन, ठीक है जी। दोनों कंपाउंड में डिफरेंस क्या है, यहां कार्बन के साथ ऑक्सीजन के साथ बॉन्डिंग हुई है, NO2 का जो ऑक्सीजन है, और यहां कार्बन के साथ नाइट्रोजन के थ्रू बॉन्डिंग हुई है। एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल का मतलब यही होता है कि उसके पास दो न्यूक्लियोफिलिक सेंटर होते हैं, दो न्यूक्लियोफिलिक सेंटर होते हैं, उनमें से किसी एक के साथ वो बॉन्डिंग कर पाता है। ये देखो इस वजह से अगर हम नाइट्राइड आयन की बात करें तो यहां आप देखोगे कि ये ऑक्सीजन के थ्रू भी लिगेट कर सकता है नाइट्रोजन के थ्रू, क्योंकि नाइट्रोजन पे भी लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है। इसी तरह से अगर हम अपना साइनाइड आयन देखें तो साइनाइड आयन भी कार्बन के थ्रू या नाइट्रोजन के थ्रू यहाँ पे बॉन्डिंग कर पाता है, यानी कि साइनाइड बना लेता है या आइसोसाइनाइड बना देता है। तो इस तरह के जो न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं उनको हम एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल्स कहते हैं, और इस तरह से हमारी एल्काइल हैलाइड में होती हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एल्काइल हैलाइड्स में अगर इस रिएक्शन का रिएक्टिविटी ऑर्डर देखें तो बेटा ये आता है, और ये इसलिए आता है क्योंकि जो एल्काइल आयोडाइड है वहां पे बॉन्ड बड़ा होता है, बॉन्ड लेंथ ज्यादा होने की वजह से न्यूक्लियोफाइल उसको इजिली रिप्लेस कर पाता है। इसलिए हम कहते हैं कि जो आयोडाइड आयन होता है ना हमारा, वो सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, मैकेनिज्म की बात करते हैं। देखो दो तरह की रिएक्शन यहां पे होती हैं, यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जिसको हम कहते हैं SN1, और दूसरी रिएक्शन हमारी होती है SN2, बाइमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। वन बाय वन इनको हम समझते हैं। देखो जो SN1 रिएक्शन है हमारी, वो 2 स्टेप्स रिएक्शन है, 2 स्टेप में होने वाली रिएक्शन है। कैसे होती है, ये हमारा एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड कैसे ब्रेक होगा, जो कार्बन हैलोजन के बीच बॉन्ड है ये बेटा हेटेरोलिटिकली क्लीव होता है। तो यहां पे इस तरह से हमको कार्बोकेटाइन और हैलाइड आयन, ये जो कार्बोकेटाइन इसको हम कहेंगे इंटरमीडिएट। ये रिएक्शन का स्लोवेस्ट स्टेप होता है, स्टेप 1 होता है, फर्स्ट स्टेप होता है, और इसी को हम क्या कहते हैं, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कहते हैं। यानी कि किसी भी रिएक्शन में जो स्लो स्टेप्स होते हैं, स्लोवेस्ट स्टेप्स होते हैं, दे आर कॉल्ड रेट डिटरमाइनिंग स्टेप्स। तो जो रेट है रिएक्शन का वो इसी स्टेप से डिटरमाइन होगा, और इस स्टेप में तो केवल एक ही रिएजेंट, एक ही रिएक्टेंट, एक ही सबस्ट्रेट प्रेजेंट है, जो है हमारा एल्काइल हैलाइड। तो रिएक्शन का रेट एल्काइल हैलाइड की कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करेगा। तो रिएक्शन हमारी फर्स्ट ऑर्डर की होगी, और इसलिए ये कही जाती है यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, दैट इज SN1। रिएक्शन का रेट केवल एक ही रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है, सिंगल रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है, यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कही जाती है। तो
तो रेट देखो इस तरह से डिपेंड करता है, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स शो करेगा। स्टेप 2 की बात करें तो जो कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट हमारा बना, उस कार्बोकेटाइन पे न्यूक्लियोफाइल हमारा अटैक करता है। अब न्यूक्लियोफाइल जो अटैक करता है वो अटैक करेगा क्योंकि दोनों स्पीसीज हमारे क्या हो गए, रिएक्टिव स्पीसीज हो गए, तो ये स्टेप फास्ट स्टेप होगा और इस तरह से हमारा न्यूक्लियोफाइल यहां पे अटैच हो जाएगा कार्बोकेटाइन के कार्बन पे जिसपे पॉजिटिव चार्ज था। समझ गए आप? यानी कि जो कॉन्फ़िगरेशन हमारा यहां था वही कॉन्फ़िगरेशन हमें यहां मिल जाता है। इसको हम कहते हैं रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि जो कंपाउंड है उसने अपना कॉन्फ़िगरेशन रिटेन किया है। अगर यहाँ एल्काइल हैलाइड का रिएक्टिविटी ऑर्डर देखा जाए तो बेटा यहाँ टर्सरी एल्काइल हैलाइड, फिर सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड, फिर प्राइमरी एल्काइल हैलाइड। अब ये ऑर्डर क्यों आता है? क्योंकि टर्सरी एल्काइल हैलाइड स्लोवेस्ट स्टेप में यानी कि स्टेप 1 में देगा टर्सरी कार्बोकेटाइन, सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड देगा सेकेंडरी कार्बोकेटाइन। इनमें से स्टेबल कौन होगा? स्टेबल होगा टर्सरी कार्बोकेटाइन। तो बेटा कंक्लूजन ये है कि इस रिएक्शन में जो भी एल्काइल हैलाइड हमारा स्टेबल कार्बोकेटाइन देगा वही सबसे ज्यादा रिएक्टिव कहा जाएगा। इस तरह से आप रिएक्टिविटी ऑर्डर निकाल सकते हैं। ये बात हुई SN1 की। बात करते हैं SN2 की मैकेनिज्म की, जिसको हम कहते हैं बायमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सिंगल स्टेप रिएक्शन है। इसमें क्या होता है, देखो ये हमारे पास एल्काइल हैलाइड रहा, न्यूक्लियोफाइल बैक साइड अटैक करता है। बैक साइड अटैक करेगा तो न्यूक्लियोफाइल का बॉन्ड कार्बन के साथ बनना शुरू हो जाएगा और कार्बन हेलोजन का बॉन्ड जो था ये ब्रेक होना स्टार्ट हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। यानी कि जो बॉन्ड का फॉर्मेशन वाला प्रोसेस है और बॉन्ड का ब्रेकेज वाला जो प्रोसेस है ये दोनों एक साथ चलते हैं, साइमल्टेनियसली चलते हैं। तो यहां पे हमको इस तरह की एक स्टेट मिलती है जिसको हम कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट। समझ आ गई बात? एक ही स्टेप में रिएक्शन हो रही है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, जो हमारा ये हैलाइड है लीविंग ग्रुप ये यहां से अपनी साइड छोड़ के चला जाएगा और यहां हमको न्यूक्लियोफाइल। अब न्यूक्लियोफाइल अगर आप देखोगे तो न्यूक्लियोफाइल बैक साइड अटैच हुआ है, ठीक है। बैक साइड अटैक किया था, बैक साइड अटैच हुआ है, तो इस तरह से हमको इन्वर्टेड कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा। इसको हम कहेंगे इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि बैक साइड अटैक होके हमको जो कंपाउंड मिला है तो इस ऐसा लग रहा है कि जो कॉन्फ़िगरेशन है वो इन्वर्टेड वाला है। जो अम्ब्रेला वाला आपको एग्जांपल ध्यान होगा एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। अब यहां पे देखो सिंगल स्टेप रिएक्शन है तो दोनों जो सबस्ट्रेट हैं, दोनों जो रिएक्टेंट हैं वो रिएक्शन स्टेप में, इसी स्टेप में है ना पार्टिसिपेट कर रहे हैं। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप यही होगा। तो जो रेट रिएक्शन का डिपेंड करेगा वो दोनों की कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करेगा। ये आप देख सकते हैं। तो ऑर्डर क्या हुआ रिएक्शन का? सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स हो गई। तो इसलिए हम इसको कहते हैं बायमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। SN2 2 फॉर सेकंड ऑर्डर, SN1 1 फॉर फर्स्ट ऑर्डर। समझ गए? अगर हम ये अल्काइल हैलाइड का रिएक्टिविटी ऑर्डर देखें तो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड से ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड टर्सरी अल्काइल हैलाइड से ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। इसके पीछे जो रीजन है वो ये है क्योंकि न्यूक्लियोफाइल को बैक साइड अटैक करना होता है। तो यहां पे जितना कम हिंड्रेंस रहेगा, जिसको हम कहते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस, हाइड्रोजन तो छोटे हैं, अगर यहाँ पे एल्काइल ग्रुप होंगे तो न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक नहीं कर पाता, वहां पे हिंड्रेंस उसको मिलता है। इसलिए जो रिएक्टिविटी ऑर्डर है वो ये वाला बनता है। समझ में आ गई बात? तो ये SN1 SN2 की मैकेनिज्म की बात हुई। इसके बाद बात करते हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी की। हमारे पास कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जो हमारे पास एक लाइट होती है, स्पेशल काइंड ऑफ लाइट, जिसको हम पढ़ेंगे उसको पहले देख लेते हैं। ये देखो हमारे पास ऑर्डिनरी लाइट है। ऑर्डिनरी लाइट का मतलब है कि इसको जो वाइब्रेशंस हैं दे आर इन ऑल डायरेक्शंस, है ना, सभी डायरेक्शंस में है। अगर इस ऑर्डिनरी लाइट को निकोल प्रिज्म से पास करते हैं तो निकोल प्रिज्म की एक कैरेक्टरिस्टिक होती है कि ये सभी डायरेक्शन के वाइब्रेशंस को रोक के केवल लाइट के एक डायरेक्शन की वाइब्रेशन को जाने देता है, लाइक दिस, ठीक है। इसको हम कहते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट। अब मैंने कहा ये जो प्लेन पोलराइज लाइट है इसके टुवर्ड्स कुछ कंपाउंड्स अलग अलग तरह का बिहेवियर शो करते हैं। समझना आप बात को। अगर वो कंपाउंड हमने यहां सैंपल ट्यूब में फिल कर दिया उसका सॉल्यूशन बना के और प्लेन पोलराइज लाइट को इस सैंपल सॉल्यूशन से पास करते हैं, अगर ये सॉल्यूशन प्लेन पोलराइज लाइट को राइट डायरेक्शन में रोटेट कराता है,
अगर ये सैंपल सॉल्यूशन प्लेन पोलराइज लाइट को लेफ्ट डायरेक्शन में रोटेट कराता है, ठीक है, ये तो रोटेट करा रहे हैं किसी ना किसी डायरेक्शन में, लेकिन कुछ कंपाउंड ऐसे हो सकते हैं जो इस प्लेन पोलराइज लाइट को किसी भी डायरेक्शन में रोटेट नहीं कराते हैं, ठीक है। तो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड दो कैटेगरी में आ गए, यानी कि एक वो हो गए जो प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट कराते हैं, और दूसरे वो हो गए जो रोटेट नहीं कराते। जो रोटेट कराते हैं वो बेटा कहे जाते हैं ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, और जो रोटेट नहीं कराते प्लेन पोलराइज लाइट को, पीपीएल को, वो होते हैं ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड। ये हुई ऑप्टिकल एक्टिविटी। अब बात करते हैं यहां पे, अगर ये सैंपल सॉल्यूशन से पीपीएल को पास करते हैं और ये सॉल्यूशन, इसमें जो कंपाउंड है वो कंपाउंड पीपीएल को, प्लेन पोलराइज लाइट को राइट डायरेक्शन में रोटेट कराता है, तो इस कंपाउंड को हम कहेंगे डेक्स्ट्रो रोटेटरी, डी फॉर्म वाला कंपाउंड या प्लस फॉर्म वाला कंपाउंड। अगर कोई कंपाउंड इस प्लेन पोलराइज लाइट को लेफ्ट डायरेक्शन में रोटेट कराता है तो इस कंपाउंड को बेटा लीवो रोटेटरी कहते हैं, या एल फॉर्म वाला कंपाउंड कहते हैं, या माइनस फॉर्म वाला कंपाउंड कहते हैं। ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होते हैं। अब ये ऑप्टिकल एक्टिविटी जो देखने को मिलती है कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, कुछ में नहीं मिलती, कुछ ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। इसके पीछे रीजन क्या है? इसके पीछे रीजन है कि वहां पे होती है एसिमेट्री। जो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं वो होते हैं एसिमेट्रिक कंपाउंड्स। अब एसिमेट्रिक कंपाउंड को पढ़ने के लिए हमको एसिमेट्रिक कार्बन देखना पड़ेगा। एसिमेट्रिक कार्बन कौन सा होता है? एसिमेट्रिक कार्बन ऐसा कार्बन होता है जिसपे जो चार एटम्स या ग्रुप होते हैं वो चारों के चारों डिफरेंट होते हैं। अ कार्बन एटम विच इज अटैच्ड विद 4 डिफरेंट एटम्स और ग्रुप्स, इस तरह का जो कार्बन होगा वो एसिमेट्रिक कार्बन होगा। समझ गए? और ऐसे कार्बन को कायरल कार्बन भी कहते हैं। अगर कार्बन पे चारों एटम्स या ग्रुप डिफरेंट नहीं है तो फिर होगा वो अकायरल या सिमेट्रिक कार्बन। तो ये ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए एक कंडीशन है कि जो कंपाउंड है हमारा वो कायरल होना चाहिए, एसिमेट्रिक होना चाहिए, वहां पे कोई सिमेट्री नहीं होनी चाहिए। एलिमिनेशन रिएक्शंस में जो हमारे पास एल्काइल हैलाइड होते हैं उनकी रिएक्शन एल्कोहलिक क्यूएच के साथ कराते हैं। एल्कोहलिक क्यूएच के साथ उनको हीट करते हैं तो देखो यहां पे एलिमिनेशन होता है। और किसका एलिमिनेशन होता है ये देखो आप, ये अल्फा कार्बन पे आपका हैलोजन प्रेजेंट है, उसके एडजेसेंट कार्बन को बीटा कहेंगे, और बीटा कार्बन पे आपका हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो ये बीटा हाइड्रोजन और ये हैलोजन दोनों यहां से क्या होते हैं? रिमूव होते हैं, एलिमिनेट होते हैं। ठीक है, तो इस तरह की जो क्या मिलेगा अभी बताऊंगा। इस तरह की जो रिएक्शंस कही जाती हैं उनको हम कहते हैं बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, क्योंकि रिएक्शन से एलिमिनेशन जो हुआ है वो हाइड्रोजन हैलाइड का हुआ है, इसलिए रिएक्शन को डिहाइड्रो हैलोजनेशन भी कहते हैं। ठीक है, जब यहां से हाइड्रोजन यहां से हैलोजन चला जाएगा तो ये कार्बन और कार्बन के बीच में आ जाएगा डबल बॉन्ड। तो जब भी एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन एल्कोहलिक केवच के साथ कराते हैं, हीटिंग करानी होती है, तो हमको एल्कीन मिलते हैं, और ये रिएक्शन एलिमिनेशन रिएक्शंस कही जाती हैं। हाइड्रोजन बीटा कार्बन से जाता है इसलिए बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, हाइड्रोजन हैलाइड एलिमिनेट होता है इसलिए डिहाइड्रो हैलोजनेशन रिएक्शन। अब रिएक्शन में ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि वहां पे 2 बीटा हाइड्रोजन प्रेजेंट हो, 2 बीटा हाइड्रोजन, तो प्रोडक्ट हमारे 2 बनने की पॉसिबिलिटी है। अब ये देखो आप, इस कार्बन पे यहां पे हैलोजन प्रेजेंट है, ये हुआ हमारा अल्फा कार्बन, इसके एडिशन कार्बन बीटा, इसके एडिशन कार्बन बीटा, दोनों पे हाइड्रोजन प्रेजेंट है, दोनों से हाइड्रोजन इन विद हैलोजन जा सकता है, यानी कि हाइड्रोजन हैलाइड यहां से और यहां से इस तरह जाएगा। तो यहां 2 प्रोडक्ट बनने की पॉसिबिलिटी है। किस तरह से होती हैं चीजें ये देखो आप, अगर ये वाला हाइड्रोजन और इस हैलोजन के साथ जाता है तो आप देखो ये बनेगा ये वाला कंपाउंड। ठीक है, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH3, ये पेंटोइन होगा। मेजर की बात बाद में करेंगे। दूसरा, ये हैलोजन और ये हाइड्रोजन जाएंगे तो डबल बॉन्ड जो आएगा वो इन 2 कार्बन के बीच में आएगा, ये बनेगा हमारा पेंट 1 इन। अब ये प्रोडक्ट के सामने माइनर लिखा हुआ है, यानी कि एक प्रोडक्ट यहां पे माइनर दूसरा मेजर, दोनों एल्कीन है। तो इन दोनों में से किस तरह हम सेलेक्ट करें कि कौन मेजर कौन माइनर है? तो इसके लिए हम पढ़ते हैं सिटजेफ रूल। और सिटजेफ रूल बेटा कहता है कि जो एल्कीन हमारे पास होते हैं
उन एल्कीन्स में आपको देखना है कि मोर एल्काइलेटेड एल्कीन कौन सा है, यानी कि जो डबली बॉन्डेड कार्बन एटम है उन पे आप देख लो ज्यादा एल्काइल ग्रुप कौन से वाले एल्कीन में प्रेजेंट है। तो आप देखोगे तो इस एल्कीन पे 2 एल्काइल ग्रुप हैं, जबकि यहां एक ही एल्काइल ग्रुप है। सिट्रियफ रूल के अकॉर्डिंग जो मोर एल्काइलेटेड एल्कीन होते हैं दे आर प्रीफर्ड, यानी कि वो ज्यादा अमाउंट में बनते हैं और वही मेजर प्रोडक्ट कहे जाते हैं। इसके बाद रिएक्शन है रिएक्शन विद मेटल्स। एल्काइल हैलाइड की मैग्नीशियम मेटल के साथ रिएक्शन कराते हैं, 2 मेटल के साथ रिएक्शन यहां पे देखेंगे हम। तो एल्काइल हैलाइड की मैग्नीशियम मेटल के साथ जब रिएक्शन कराते हैं ड्राई ईथर में, तो यहां पे कंपाउंड बनता है RMgX। RMgX होता है हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है, अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट तो ये बना। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है हमारा वो एनहाइड्रस कंडीशन में हमको प्रिपेयर करना है, तभी मैंने यहां पे कहा ड्राई ईथर में हमने रिएक्शन करानी होती है। अगर आपने मॉइस्चर भी वहां पे आ गया, मॉइस्चर भी वहां पे प्रेजेंट हो गया, इस तरह से रिएक्शन आपने करा दी, तो बेटा जो ये कंपाउंड है ये डिस्ट्रॉय हो जाता है और ये कंपाउंड वाटर के साथ रिएक्शन करके इवन मॉइस्चर के ट्रेसेस भी वहां प्रेजेंट है तो भी कंपाउंड डिस्ट्रॉय हो जाएगा और वहां पे ये आपको हाइड्रोकार्बन दैट इज एल्केन दे देगा। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है कि भाई एनहाइड्रस कंडीशन में ही क्यों प्रिपेयर करना चाहिए ग्रिग्नार्ड एजेंट को, क्योंकि ग्रिग्नार्ड एजेंट वाटर के साथ रिएक्शन करके एल्केन फॉर्म करता है। तो एल्काइल हैलाइड की मैग्नीशियम मेटल के साथ रिएक्शन करते हैं तो ग्रिग्नार्ड एजेंट फॉर्म होता है। इसके बाद वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन में क्या होता है, जो एल्काइल हैलाइड है उसकी रिएक्शन सोडियम मेटल के साथ कराते हैं ड्राई ईथर में। तो आप देखो इस तरह से ये यहां पे सोडियम हैलाइड निकल जाता है और हमारे पास क्या बचा, ये एल्काइल ग्रुप, ये एल्काइल ग्रुप, दोनों एल्काइल ग्रुप मिल जाते हैं और ये हमको देते हैं एल्केन। एल्केन जो मिलेगा वो जितने कार्बन एटम यहां होंगे उससे डबल कार्बन एटम वाला मिलेगा। तो जब एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन मेटल्स के साथ कराते हैं तो इस तरह से 2 तरह की चीजें हमको देखने को मिलती है, एक मिलता है ग्रिग्नार्ड एजेंट और दूसरी होती है हमारी वुड्स रिएक्शन। हैलोअरीन्स। हैलोअरीन्स की प्रिपरेशन देखेंगे बेटा, पहले इसको हाइड्रोकार्बन से हम प्रिपेयर करते हैं। हाइड्रोकार्बन से जब प्रिपेयर करते हैं जो रिएक्शन होती है उसका नाम होता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कैसे होती है रिएक्शन, ये देखो बेंजीन है, बेंजीन की रिएक्शन क्लोरीन के साथ करा रहे हैं, एनहाइड्रस FeCl3 डार्क में रिएक्शन कराएंगे। एनहाइड्रस FeCl3 आपका यहां पे कैटलिस्ट का काम करेगा, ठीक है, हैलोजन कैरियर का काम करेगा। तो यहां पे आपको रिंग में हैलोजन सब्स्टिट्यूट होके मिलेगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। ये रिएक्शन टोलुइन के साथ है, टोलुइन के साथ क्लोरीन की रिएक्शन कराते हैं सेम कंडीशंस में, तो रिंग में सब्स्टिट्यूशन मिलता है आपको ऑर्थो पोजीशन पे, पैरा पोजीशन पे। ठीक है, इस तरह से हैलोजन आप इंट्रोड्यूस करा पाते हैं हाइड्रोकार्बन के अंदर। ये एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की बात है क्योंकि हम हैलोअरीन की प्रिपरेशन कर रहे हैं। एक रिएक्शन होते हैं सैंडमेयर रिएक्शन, समझो इंपोर्टेंट रिएक्शन है। एनिलीन की रिएक्शन NaNO2HCl के मिक्सचर के साथ कराते हैं 273-278 केल्विन टेम्परेचर पे, है ना। कंपाउंड जो बनेगा वो अनस्टेबल होता है, लोअर टेम्परेचर पे समवॉट स्टेबल होता है, इसे ध्यान रखना, टेम्परेचर ये वाला मेंटेन करना है। रिएक्शन बेसिकली नाइट्रस एसिड के साथ होती है और ये जो मिक्सचर है हमको ये नाइट्रस एसिड ही देता है, इसलिए हम एनिलीन के साथ इसी मिक्सचर को लेते हैं। ये बना हमारा डायजोनियम सॉल्ट जो स्पेशली यहाँ पे है बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। अब बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड जो है इसकी रिएक्शन क्यूप्रस क्लोराइड HCl के साथ कराते हैं तो हमको मिलता है क्लोरोबेंजीन। क्यूप्रस ब्रोमाइड HBr के साथ कराते हैं तो हमको मिलता है ब्रोमोबेंजीन। ठीक है, ये जो रिएक्शन है ये रिएक्शन सैंडमेयर रिएक्शन है, समझ गए। इस मेथड से डायजोनियम सॉल्ट से जब इस तरह से रिएक्शन कराते हैं क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन हम लेते हैं तो ये रिएक्शन सैंडमेयर रिएक्शन होती है। ये रिएक्शन जो लिखी है सैंडमेयर रिएक्शन का पार्ट नहीं है, लेकिन रिएक्शन किस तरह होती है, डायजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन पोटेशियम आयोडाइड के साथ कराते हैं तो यहां पे देखो ये सब्स्टिट्यूशन हो गया, आयोडीन ने सब कुछ हटा दिया तो आयोडीन यहां आ गया, ये बना आयोडोबेंजीन। समझ गए, इस तरह से हम हैलोअरीन प्रिपेयर कर पाते हैं। इसके बाद हैलोअरीन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज। हैलोअरीन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, जैसे हमने हैलोएल्केन्स में पढ़ा। तो सबसे पहले हम जब रिएक्शन कराते हैं, ठीक है, तो हम देखते हैं कि जो हैलोअरीन्स है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देते नहीं है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हैलोअरीन्स में
नॉर्मल कंडीशंस में नहीं मिलती। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन सबसे पहले तो आप देखो, ये है रेजोनेंस, ठीक है, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं भाई क्लोरोबेंजीन के। अब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से हम देखते हैं कि यहां पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, ठीक है, यानी कि जो कार्बन हैलोजन के बीच बॉन्ड है, कार्बन क्लोरीन के बीच जो बॉन्ड है, वो समवॉट क्या है, डबल बॉन्ड कैरेक्टर लिए हुए है। हेलो एल्केन में वहां पे सिंगल बॉन्ड था, तो सिंगल बॉन्ड के कंपैरिजन में डबल बॉन्ड जो हमारा होता है वो स्ट्रॉन्गर होता है, स्टेबल होता है, उसको ब्रेक करना उतना इजी नहीं होता। ये एक रीजन है जिसकी वजह से हेलोअरीन्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस नहीं देते। दूसरा रीजन क्या है बेटा? हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे तो क्या होगा, जो एल्काइल हैलाइड होते हैं, हेलो एल्केन होते हैं, वहां पे कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज होता है, और यहां जो कार्बन है, यहां कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है। अब यहां p कैरेक्टर जो हो गया, वो क्या हो गया, वो हो गया ज्यादा, ठीक है। ज्यादा p कैरेक्टर होने की वजह से यहां पे जो ये वाला कार्बन है, ये इस कार्बन के कंपैरिजन में थोड़ा सा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ भी खींच के रखेगा, अपनी तरफ ही अट्रैक्ट करके रखेगा, जिसकी वजह से बॉन्ड की जो लेंथ है, समझो बात को, बॉन्ड की जो लेंथ है वो शॉर्ट हो जाएगी। कह सकते हैं कि यहां पे जो बॉन्ड होता है, हेलो एल्केन्स में जो बॉन्ड होता है कार्बन हाइड्रोजन के बीच, वहां लेंथ ज्यादा होती है, यहां बॉन्ड छोटी होती है, शॉर्टर बॉन्ड होता है, इस वजह से उसको ब्रेक करना उतना आसान नहीं है। यह भी रीजन है कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हेलोअरीन्स में नॉर्मल कंडीशंस में नहीं देखी जाती। नेक्स्ट रीजन है इनस्टेबिलिटी ऑफ फिनाइल कीटाइन। मैंने कहा था आपको, जब हमने SN1 रिएक्शन पढ़ी तो वहां पे कार्बोकेटाइन फॉर्म होता है, और कार्बोकेटाइन कैसा होना चाहिए, स्टेबल कार्बोकेटाइन बनना चाहिए। सपोज हमने मान लिया कि भी चलो रिएक्शन हो जाती है, बॉन्ड टूट जाता है, तो जो कार्बोकेटाइन मिला, ये कार्बोकेटाइन बेटा अनस्टेबल होता है, ये बन ही नहीं सकता। ये भी रीजन है कि जो हैलोअरीन्स हैं वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नॉर्मल कंडीशंस में शो नहीं करती। दूसरी बात है, नेक्स्ट रीजन है रिपल्शन। जो हमारे पास बेंजीन रिंग होता है, ठीक है ना, अब ये जो बेंजीन रिंग है बेटा, इसमें क्या ना, इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है, पाई इलेक्ट्रॉन्स क्लाउड, अबव द प्लेन बिलो द प्लेन, इस तरह से। ये मान लो इन दोनों हाथ के बीच में आपका बेंजीन रिंग है, और ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये भी पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ठीक है। तो अब अगर कोई न्यूक्लियोफाइल यहां अटैक करेगा, तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये क्या करेंगे, इसको रिपेल करेंगे। तो इस रिपल्सन की वजह से भी जो हेलोअरीन्स हैं वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो नहीं करते नॉर्मल कंडीशन में। लेकिन वो कौन सी कंडीशन है, जब हम ये रिएक्शन करा लेते हैं। ये देखो, क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड का एक्वस सॉल्यूशन लिया उसके साथ कराते हैं, तो कंडीशंस ये वाली होती हैं, 623 केल्विन टेम्परेचर, 300 atm प्रेशर। ये नॉर्मल कंडीशंस में नहीं आते, ड्रास्टिक कंडीशंस हैं, रिएक्शन हो जाएगी। इस रिएक्शन को बेटा डॉव प्रोसेस कहते हैं, है ना, डॉव्स प्रोसेस कहते हैं। तो रिएक्शन हुई, यहां पे सब्स्टिट्यूशन हुआ, लेकिन नॉर्मल कंडीशन में नहीं हुआ। अब यहां पे एक बात और सीखना, अगर NO2 ग्रुप हम यहां पे इंट्रोड्यूस करा दें बेंजीन रिंग में, तो NO2 ग्रुप क्या करता है, NO2 ग्रुप बेटा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है। तो अगर ये ग्रुप हम लगा दें तो ये इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करेगा, रिएक्शन कंडीशंस स्मूथ हो जाती हैं। दूसरा ग्रुप भी अगर यहां पे इंट्रोड्यूस करा दें, रिएक्शन कंडीशन और ज्यादा स्मूथ हो जाती हैं, और 3 ग्रुप लगा दें तो रिएक्शन कंडीशंस और ज्यादा स्मूथ हो जाते हैं, यानी कि नॉर्मल टेम्परेचर पे रिएक्शन हो जाएगी। वाटर के साथ भी रिएक्शन करा दो क्लोरोबेंजीन की, 3 NO2 ग्रुप लगा के तो हो जाएगी, ठीक है। ये क्यों है, क्योंकि NO2 ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। जो रिपल्शन यहां पे हो रहा था ना, उस रिपल्शन को कम कर देती है, रिएक्शन हो जाती है। NO2 ग्रुप अगर मेटा पोजीशन पे लगा दें तो फर्क पड़ेगा क्या, NO2 ग्रुप मेटा पोजीशन पे लगाएंगे तो फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो हमने यहां पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स देखी हैं उनमें हम देख सकते हैं कि ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे ही हमारा नेगेटिव चार्ज है, मेटा पोजीशन पे NO2 ग्रुप लगाने का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो और पैरा के कंपैरिजन में बहुत कम है। ये मान लो कि ना के बराबर है ही नहीं, ठीक है।
तो ये NO2 ग्रुप का इफेक्ट होता है जब हम क्लोरोबेंजीन में या हेलोबेंजीन में इसको इंट्रोड्यूस करा देते हैं। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, अब जो हमारे पास क्लोरोबेंजीन है इसका क्लोरीनेशन हमने कराना है, हैलोजनेशन हमने कराना है। देखो आप क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन क्लोरीन के साथ एनहाइड्रस AlCl3 जो हमारा कैटलिस्ट या हैलोजन कैरियर का काम करता है। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग हमारा क्लोरीन ग्रुप होता है, ये हमने अभी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में देख लिया है। यहां देखेंगे आप ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग यहां पे रहेगा, इस वजह से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की वजह से। तो जो नेक्स्ट ग्रुप है यानी कि जो इनकमिंग ग्रुप है, जो इलेक्ट्रोफाइल है, वो आपका ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे ही इंट्रोड्यूस होगा। समझ आ गई बात? नाइट्रेशन कराएं, नाइट्रेशन के लिए क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ कराते हैं। ऑर्थो पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप, पैरा पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप इंट्रोड्यूस हो जाता है, ये हमारा नाइट्रेशन होता है। सल्फोनेशन की बात करें, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन कराते हैं, है ना, जिसको ओलियम कहते हैं। कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड मतलब ओलियम। तो यहां भी जो सल्फोनिक एसिड ग्रुप है वो ऑर्थो पोजीशन और पैरा पोजीशन पे इंट्रोड्यूस हो जाएगा। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बहुत आसान रिएक्शन है क्लोरोबेंजीन की। यहां पे बस ध्यान रखने वाली बात यह है कि क्लोरोबेंजीन जो है वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है, ठीक है। बहुत ज्यादा एक्टिवेट नहीं करता रिंग को, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होता है, लेकिन ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है। इस तरह से हैलोजन नाइट्रेशन सल्फोनेशन रिएक्शन करा सकते हैं। इसके बाद आता है फ्रीडल क्राफ्ट्स रिएक्शन, जिसमें एल्काइलेशन और एसिटाइलेशन यानी कि एसाइलेशन कराते हैं। क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन एल्काइल हैलाइड के साथ एनहाइड्रस AlCl3, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है क्लोरो ग्रुप बेंजीन रिंग पे, ऑर्थो पैरा पोजीशन पे अल्काइल ग्रुप दैट इज मिथाइल ग्रुप इंट्रोड्यूस हो जाता है। क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन एसाइल क्लोराइड के साथ एनहाइड्रस AlCl3, वही हैलोजन कैरियर या लुईस एसिड, एक ही बात है। तो यहां ये ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे एसाइल ग्रुप इंट्रोड्यूस होता है। ये होती है हमारी फ्रीडल क्राफ्ट्स रिएक्शन, एल्काइलेशन एंड एसाइलेशन। इसके बाद रिएक्शन विद मेटल्स, दो रिएक्शन होती हैं, एक होती है फिटिग रिएक्शन, दूसरी होती है वुड फिटिग रिएक्शन। देखो ध्यान से, फिटिग रिएक्शन में जो क्लोरोबेंजीन है, दो क्लोरोबेंजीन सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट कराएंगे ड्राई ईथर में, तो यहां पे क्या बनेगा, ये देखो NaCl, इस तरह से NaCl आपका चला जाएगा। दोनों जो फिनाइल ग्रुप है वो कंडेंस हो जाते हैं, कंपाउंड हमको मिलता है बाइफिनाइल। बिल्कुल वुड्स रिएक्शन के पैटर्न पर रिएक्शन है, वुड्स फिटिग रिएक्शन। वुड्स फिटिग रिएक्शन में एक जो रिएक्टेंट है वो फिटिग रिएक्शन वाला है, दूसरा जो रिएक्टेंट है वो वुड्स रिएक्शन वाला है। सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन कराते हैं ड्राई ईथर में, इस तरह से रिएक्शन होगी, NaCl बाहर निकलेगा आपका, ये फिनाइल और ये CH3, तो ये मिथाइल बेंजीन। समझ में आ गई? इस तरह से ये जो क्लोरोबेंजीन या आपका हेलोबेंजीन है वो मेटल्स के साथ रिएक्शन शो करता है। देखिए पहला क्वेश्चन है, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द मेजर मोनोहेलो प्रोडक्ट्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस। क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का है, ठीक है ना, क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का है। अब देखिए ये एडिशन आपको कराना है, पहली रिएक्शन एडिशन रिएक्शन है। अब ये कंपाउंड एल्कीन HI का एडिशन। अब अगर आप देखेंगे ध्यान से तो ये जो एडिशन होगा ये बेटा मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग होगा। मार्कोनिकॉफ रूल में जो यहां से न्यूक्लियोफाइल यानी नेगेटिव पार्ट वाला आयन जाता है वो वहां जाके अटैच होगा, वहां जाके ऐड होगा जहां पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स कम होंगे डबली बॉन्डेड कार्बन एटम पे। तो यहां इस कार्बन पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स कम होते हैं, तो प्रोडक्ट जो बनेगा, देखो I तो जुड़ेगा यहां पे जहां पे आपका CH3 लगा हुआ है, और ये कार्बन पे, इस कार्बन पे आपका हाइड्रोजन अटैच हो गया, ये आपका मेजर प्रोडक्ट होगा। इस रिएक्शन को देखें तो यहां एल्कीन का जो एडिशन है वो Br2 के साथ है। अब ये एडिशन क्या होगा, क्योंकि यूवी लाइट और हीट की प्रेजेंस में रिएक्शन है, तो यहां पे फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होगा। अब ये फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, अब हमने फ्री रेडिकल देखना होता है कि फ्री रेडिकल कौन सा स्टेबल बना, तो यहां पे जो फ्री रेडिकल बनेगा स्टेबल वो ये वाला फ्री रेडिकल बनेगा बेटा, और ये होगा आपका एलाइल फ्री रेडिकल। ये स्टेबल है इसलिए यहां पे आपका क्या आ जाएगा, ब्रोमीन आ जाएगा। ब्रोमीन हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करता है ना। तो ध्यान रखने वाली बात है कि एलाइल फ्री रेडिकल यहां पे बनता है, इसलिए ये प्रोडक्ट आपका मेजर प्रोडक्ट होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकाउंट फॉर द फॉलोइंग, एलाइल क्लोराइड इज हाइड्रोलाइज्ड मोर रेडली देन नॉर्मल प्रोपाइल क्लोराइड। अब यहां पे जब रिएक्शन होगी, OH माइनस यहां रिएक्शन करेगा इन कंपाउंड्स के साथ अलग अलग, तो यहां पे कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा, ठीक है, इस तरह से। अब ये जो कार्बोकेटाइन है बेटा, ये एलाइल कार्बोकेटाइन है। ये जो कार्बोकेटाइन है ये नॉर्मल प्रोपाइल कार्बोकेटाइन है। अब एलाइल कार्बोकेटाइन रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होता है। ये कंपाउंड आपका, ये कार्बोकेटाइन आपका रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, इसलिए यहां पे रिएक्शन फास्टर होगी, इजीली होगी, ठीक है। यहां देखें, आइसोसाइनाइड्स आर फॉर्म्ड व्हेन एल्काइल हैलाइड्स आर ट्रीटेड विद सिल्वर साइनाइड। अब बेटा यहां क्या होता है, यहां जब एल्काइल हैलाइड सिल्वर साइनाइड के साथ रिएक्शन करता है, तो सिल्वर साइनाइड आपका आयोनिक कंपाउंड नहीं है, कोवेलेंट कंपाउंड है, तो यहां नाइट्रोजन पे होते हैं लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो जो अटैक करेगा ये अटैक इस तरह से करेगा, ठीक है, नाइट्रोजन के थ्रू। तो नाइट्रोजन के थ्रू अटैक करेगा, तो यहां पे जो कंपाउंड बनेगा वो आपका आइसोसाइनाइड बनेगा। ये ध्यान रखेंगे, AgCN आपका Ag प्लस और Cn माइनस में डिसोसिएट नहीं होता, ब्रेक नहीं होता। थर्ड पार्ट है इस क्वेश्चन का, क्योंकि 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, मिथाइल क्लोराइड रिएक्ट्स फास्टर विद OH माइनस इन SN2 रिएक्शन देन टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड। अब SN2 रिएक्शन के बारे में अगर हम ध्यान करें, तो यहां पे जो आपका न्यूक्लियोफाइल है ना, वो बैक साइड अटैक करता है, और यहां पे स्टेरिक हिंड्रेंस होता है, क्योंकि बल्कियर ग्रुप प्रेजेंट है, तो यहां इजिली अटैक वो कर लेता है, ठीक है। इसलिए मिथाइल क्लोराइड में रिएक्शन कैसी होगी, फास्टर होगी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शंस बाय राइटिंग द स्ट्रक्चर फॉर्मूला ऑफ A एंड B। A एंड B आपको लिखने हैं। अब देखो यहां फिर देख लो आप, ये आपका एल्कीन पे HBr का एडिशन, लेकिन इस बार जो एडिशन वो पेरोक्साइड की प्रेजेंस में है। अब पेरोक्साइड की प्रेजेंस में जब एडिशन होता है तो बेटा ये होता है एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो Br कहां जुड़ेगा, Br जुड़ेगा उस कार्बन पे, उस डबली बॉन्डेड कार्बन एटम पे जहां पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स ज्यादा होते हैं। तो जो A बनेगा हमारा वो बनेगा बेटा CH3 CH2 CH2 Br, ठीक है, ये हमारा A हो गया। अब इस कंपाउंड की रिएक्शन एक्वस KOH के साथ कराते हैं, यानी कि हमने सिंपली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करा के देनी है। तो जो B हमारा होगा उसमें क्या होगा, ये बनेगा आपका B कंपाउंड, यानी कि यहां पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुई है, OH माइनस Br को रिप्लेस करेगा, सब्स्टिट्यूट करेगा, ठीक है। तो A और B समझ में आ गया। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट है CH3 CH2 CHCl CH3, ये कंपाउंड है आपका 2 क्लोरो ब्यूटेन। एल्कोहलिक KOH के साथ इसको हीट करते हैं तो एलिमिनेशन रिएक्शन होगी, और एलिमिनेशन रिएक्शन में जो प्रोडक्ट हम सेलेक्ट करते हैं वो सिटजेफ रूल के अकॉर्डिंग करते हैं, जहां पे जो आपका एल्कीन बनेगा वो कैसा होना चाहिए, मोर एल्काइलेटेड होना चाहिए। तो ये जो कंपाउंड है, ये जो एल्कीन है, ये आपका A हो जाएगा, ठीक है। अब इसकी रिएक्शन HBr के साथ, यानी कि मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग यहां पे एडिशन दिखाना है ना, मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग एडिशन, ठीक। तो यहां पे मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग एडिशन, या हम ये कह सकते हैं कि मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग एडिशन, क्योंकि ये तो सिमेट्रिकल एल्कीन है, ठीक है, सिमेट्रिकल एल्कीन है, तो B आपका ये बन जाएगा, ठीक है बेटा। तो यहां पे मार्कोनिकॉफ रूल की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो एल्कीन जो A आपका बना है वो सिमेट्रिकल है, अनसिमेट्रिकल होगा तो मार्कोनिकॉफ रूल आप अप्लाई करेंगे। C पार्ट है A की रिएक्शन Mg के साथ, मैग्नीशियम के साथ। अब ये कंपाउंड आप देखो यहां पे बना CH3 CH2 MgCl, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, ठीक है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इंपोर्टेंट है इस चैप्टर के अंदर। तो यहां पे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कौन से एल्काइल हैलाइड से बनेगा ये देखना है। तो होता क्या है, कोई भी एल्काइल हैलाइड हम लेते हैं, उसकी रिएक्शन मैग्नीशियम के साथ कराते हैं, तो एल्काइल ग्रुप फिर मैग्नीशियम फिर हैलाइड, इस तरह से होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो यहां पे एल्काइल हैलाइड आपका रहेगा
वो बेटा ये रहेगा, यानी कि ये आपका हो गया ए। ठीक है, इससे बना आपका ये। अब जब ग्रिग्नार्ड एजेंट की रिएक्शन वाटर के साथ कराते हैं तो आपको ध्यान होगा कि यहां पे हमने हाइड्रोकार्बन मिल जाते हैं। क्या मिल जाते हैं? हाइड्रोकार्बन। ये कंपाउंड आपका यहां पे बनेगा और दूसरा कंपाउंड इसके साथ जो बनता है वो ये बनता है। ठीक है जी। तो जब ये रिएक्शन वाटर के साथ हो, ग्रिग्नार्ड एजेंट के साथ, तो एल्केन आपको मिल जाएंगे, हाइड्रोकार्बन आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ मेजर मोनोहैलो प्रोडक्ट्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस। अब देखिए यहां पे जब SOCl2 के साथ रिएक्शन होती है तो SOCl2 क्या करता है? OH को रिप्लेस कर देता है Cl से, है ना, Cl से OH को रिप्लेस कर देता है। तो यहां देखो ये बात थोड़ी सी ध्यान देंगे, OH यहां पे भी है, OH यहां पे भी है, Cl इस OH को रिप्लेस नहीं कर पाएगा। ठीक है, यानी कि ये आपका रहेगा प्रोडक्ट में एज इट इज, इस OH को रिप्लेस नहीं करेंगे आप। यहां CH2OH, इस OH को आपका Cl रिप्लेस कर देगा, तो यहां पे इस तरह से प्रोडक्ट आपको मिलेगा। ठीक है जी। अब यहां पे HBr का एडिशन है, ये एल्कीन है पेरोक्साइड की प्रेजेंस में ना। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल आप अप्लाई करेंगे तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल में प्रोडक्ट क्या बनेगा? उस डबली बॉन्डेड कार्बन एटम पे एडिशन आपको दिखाना है जहां पे, मतलब नेगेटिव पार्ट का, जहां पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स क्या होते हैं बेटा? ज्यादा होते हैं। ये प्रोडक्ट देखो ये। ठीक है, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग एडिशन। इसके बाद क्वेश्चन है, राइट एनी टू डिफरेंसेस बिटवीन SN1 एंड SN2 रिएक्शन। ये मैंने लिख के रखे हैं, है ना, फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स वुड अंडरगो SN1 रिएक्शन फास्टर? चलो पहले डिफरेंसेस देख लेते हैं। डिफरेंसेस में क्या है? SN2 SN1 के बीच डिफरेंस क्या? SN2 सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है, सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स शो करता है, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है SN1, एक डिफरेंस। दूसरा, SN2 सिंगल स्टेप रिएक्शन होती है। ठीक है ना, यहां पे ट्रांजिशन स्टेट ये भी लिखा है, देखो यहां पे ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होता है, सिंगल स्टेप रिएक्शन SN2। जो SN1 है आपकी, यहां कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है, एक स्टेप, स्लो स्टेप होता है पहला वाला, फिर फास्ट स्टेप होता है। पहले वाले स्टेप में, स्लो स्टेप में क्या बनता है? कार्बोकेटाइन फॉर्म होता है, कार्बोकेटाइन बनता है। तो ये भी बता देना है कि इन्वॉल्वमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन यहां पे है, इन्वॉल्वमेंट ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, टू स्टेप रिएक्शन है। ठीक है, एक स्लो स्टेप, एक फास्ट स्टेप। अब बात करते हैं कि इनमें से SN1 रिएक्शन फास्टर कौन देगा। ठीक है, अब ये कंपाउंड में ये देखना है कि SN1 रिएक्शन में देखो कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है, तो कार्बोकेटाइन स्टेबल किस में बनेगा? तो यहां कार्बोकेटाइन बनाओ और यहां कार्बोकेटाइन बनाओ, तो जब यहां कार्बोकेटाइन बनेगा, ठीक है ना, इसको हम कहेंगे बेंजाइल कार्बोकेटाइन। तो बेटा यहां जो कार्बोकेटाइन बनेगा ये रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाएगा। इस वजह से ये जो कंपाउंड आपका ये वाला बेंजाइल क्लोराइड, ये SN1 रिएक्शन आपका कैसे देगा? फास्टर देगा उस कंपाउंड के कंपैरिजन में, इस कंपाउंड के कंपैरिजन में। ये साइक्लो हेक्साइल क्लोराइड कुछ ऐसा कंपाउंड है और ये बेंजाइल क्लोराइड है। ठीक है, यहां रेजोनेंस स्टेबलाइज कार्बोकेटाइन बनता है। उसके बाद है हाउ डू यू कन्वर्ट, कन्वर्जन करके मैंने लिखा हुआ है, क्वेश्चन देखो आप, क्लोरोबेंजीन टू बाइफिनाइल। देखो ये फिटिक रिएक्शन है बेटा, ध्यान से देखना आप, कौन सी रिएक्शन है? ये फिटिक रिएक्शन है। तो फिटिक रिएक्शन मैंने यहां नीचे कराई हुई है, ये आपका क्लोरोबेंजीन सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन होती है, दो मॉलिक्यूल मैंने क्लोरोबेंजीन के लिए, ड्राई ईथर में रिएक्शन होती है NaCl, ये इस तरह से यहां से चला जाता है और दोनों जो फिनाइल है वो इस तरह से यहां बनेगा आपका बाइफिनाइल। इस तरह से कन्वर्जन आप करके दिखा सकते हैं। दूसरा, प्रोपीन टू 1-आइडोप्रोपेन। अब देखो इस कंपाउंड से, प्रोपीन से, ये कंपाउंड डायरेक्ट नहीं बना सकते आप। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपको जो एडिशन कराना है वो पेरोक्साइड की प्रेजेंस में कराना है। आपको क्या चाहिए? एडिशन यहां पे चाहिए। अब एडिशन यहां पे चाहिए तो फिर आपको वो चीजें देखनी पड़ेगी। तो HBr का एडिशन पेरोक्साइड की प्रेजेंस में होता है तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग होता है।
ठीक है, प्रोडक्ट ये बन गया आपका। अब आपको क्या चाहिए, आपको तो चाहिए आइडोप्रोपेन, 1 आइडोप्रोपेन, ठीक है। 2 आइडोप्रोपेन होता है, मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग एडिशन दिखा देते हैं। तो यहां पे आप कराओगे सोडियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है ये, फिंकलस्टीन रिएक्शन। यहां हुई फिटिक रिएक्शन, यहां हो रही है फिंकलस्टीन रिएक्शन, ठीक है, हैलोजन एक्सचेंज वाली रिएक्शन। तो इस तरह से ये कंपाउंड आपको बेटा मिलेगा, ठीक है। इसके बाद ये आपके पास कंपाउंड है 2 ब्रोमोब्यूटेन, एल्कोहलिक केएच के साथ हीट करते हैं, सिरजफ रूल के अकॉर्डिंग एलिमिनेशन रिएक्शन होगी, है ना। और यहां पे ये वाला जो मोर एल्काइलेटेड जो एल्कीन है आपका, ये बेटा आपका मेजर प्रोडक्ट होगा, ठीक है। और इस यही आपको बनाना है 2 ब्रोमोब्यूटेन टू ब्यूट 2इन, ये आपको बना के दिखाना है। तो सिरजफ रूल के अकॉर्डिंग आप प्रोडक्ट बना के दिखा देंगे, एलिमिनेशन रिएक्शन यहां पे हो जाएगी।